चालू करते हैं। पिछली क्लास में हमने मास्लो की विचारधारा इसे समझा। अब हम दूसरी विचारधारा में आते हैं, हर्ट्जबर्ग। हर्ट्जबर्ग की विचारधारा, ठीक है। अब हर्ट्जबर्ग का जो विचारधारा था ये क्या था? अभिप्रेरक या अनुरक्षक तत्वों पर विचार है हर्ट्जबर्ग का। इसको द्विघटक भी कहा जाता है, ठीक है। हर्ट्जबर्ग की द्विघटकों वाली विचारधारा का सिद्धांत, ठीक है। आज इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। तो हर्ट्जबर्ग की द्विघटक वाली विचारधारा अथवा हर्ट्जबर्ग की अभिप्रेरक अथवा अनुरक्षण तत्वों की विचारधारा, मोटिवेशन और हाइजेनिक थ्योरी। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, और इनके साथी जो थे पीटर्सबर्ग। इन्होंने विभिन्न लोगों से साक्षात्कार इंटरव्यू लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो विचारधारा है जिसका उन्होंने प्रतिपादन किया, इसे द्विघटक टू फैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया। एक तो है बाह्य और दूसरा आंतरिक। बाह्य और दूसरा आंतरिक, इसको ये दो भागों में इन्होंने विभाजित किया। ये कौन सी चीजें हैं? ये आवश्यकताएं, ठीक। तो बाह्य मतलब आरोग्य, स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, कार्य के संदर्भ में आने वाले घटक। और दूसरा आंतरिक जो है ये कार्य विषय वस्तु में आने वाले अभिप्रेरक घटक, मोटिवेशन। तो हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा का जो सिद्धांत है, इसमें इस विचारधारा के अनुसार से मनुष्य की आवश्यकताओं को दो समूह होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये आवश्यकताओं के समूह मानवीय व्यवहार को भिन्न भिन्न तरीके से, यानी कि अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। एक समूह तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और दूसरा उसके अभिप्रेरक तत्वों को। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बाह्य मतलब जो है ये आपके स्वास्थ्य संबंधी या आरोग्य संबंधी होता है। दूसरा जो है दूसरी जो विचारधारा है ना, ये इनके अभिप्रेरक तत्वों को मोटिवेशन, जो तत्व होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरित करना, ठीक है, ये इसको प्रभावित करता है। तो यहां पर हम देखें इनके अनुसार से जब व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्टि या असंतुष्ट हो जाता है या असंतुष्टि प्राप्त करता है, तो उनकी इस असंतुष्टि का प्रमुख कारण वहां का वातावरण, उसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं। तो हर्ट्जबर्ग ने इस वातावरण को प्रभावित करने वाले घटकों को आरोग्य या स्वास्थ्य तत्व, हाइजेनिक फैक्टर के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया। ये तत्व आवश्यकताओं के प्रथम समूह में आते हैं और जो वर्किंग होते हैं उसके बाहर वातावरण को प्रभावित करता है, जो कि मनुष्य की संतुष्टि को प्राप्त करता है। हर्ट्जबर्ग के अनुसार से जब व्यक्ति कार्य से संतुष्टि प्राप्त कर लेता है
तो ऐसी संतुष्टि केवल कार्य से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कार्य से संतुष्टि प्राप्त करने वाले घटक को अभिप्रेरक तत्व मोटिवेशनल फैक्टर के नाम से अभिव्यक्त किया, संबोधित किया, और इन अभिप्रेरक तत्वों को व्यक्ति की आवश्यकताओं के दूसरे समूह में सम्मिलित किया गया। ये तत्व व्यक्ति को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इन्हें हर्ज़बर्ग और उनके साथियों ने कार्य की आंतरिक घटक माना है। तो जैसे कि हर्ज़बर्ग की अभिप्रेरक अनुरक्षण तत्वों का विचारधारा, यानी दोनों ही चीजें इसमें शामिल होती है, मोटिवेशनल और हाइजीनिक थ्योरी। तो आरोग्य संबंधी जो या स्वास्थ्य संबंधी हम बात करें तो ये इन तत्वों से एलिमेंट्स जो है, इनसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिनकी विद्यमानता यानी कि जो वहां पर है कर्मचारी की अभिप्रेरित नहीं करती हैं, ये उनको अभिप्रेरित नहीं करती, किंतु उनकी अनुपस्थिति में कर्मचारियों की असंतुष्टि करता है, यानी वो उसको संतुष्टि प्रदान नहीं होता है। तो ये तत्व कार्य के बाह्य वातावरण से संबंधित होता है और कार्य के बाहर वातावरण को ये प्रभावित करता है। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसको इफेक्ट करता है। तो आवश्यकताओं के पहले वर्ग को अनुरक्षण आवश्यकताएं कहा जाता है और यह वर्ग मास्लो को निम्न स्तरीय आवश्यकताओं यानी कि शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के समान ही है। तो आवश्यकताओं के दूसरे वर्ग में अभिप्रेरक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में हमने काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, एक टॉपिक इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो ये मास्लो की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को, जैसे कि सामाजिक है, उसकी स्वाभिमान है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसका आत्मविश्वास है, इन आवश्यकताओं के समान उसको माना गया है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य की दो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये मनुष्य के व्यवहार को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं, उनके नेचर को। उनके अनुसार से जब व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट हो जाता है, उनकी असंतुष्टि का कारण उनके कार्य का वातावरण होता है जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं। तो हर वर्ग ने वातावरण को प्रभावित करने वाले घटकों को आरोग्य अथवा स्वास्थ्य संबंधी हाइजीनिक फैक्टर कहा है। ये तत्व आवश्यकताओं के प्रथम वर्ग में आते हैं, यानी कि जो नीड होती है उसकी फर्स्ट पोजीशन पर है और कार्य के बाहरी वातावरण को ये प्रभावित करता है। और हर्ज़बर्ग के अनुसार से जब मनुष्य कार्य से संतुष्टि का अनुभव करते हैं तब ऐसी संतुष्टि केवल कार्य से ही प्राप्त की जा सकती है, वातावरण से नहीं की जा सकती, जिसे हर्ज़बर्ग ने मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण अथवा अभिप्रेरक तत्व मोटिवेशनल फैक्ट्स कहा है। ये अभिप्रेरक तत्व मनुष्य की आवश्यकताओं के दूसरे वर्ग में आती है और ये तत्व मनुष्य को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। इन्हें कार्य के आंतरिक घटक कहा जा सकता है। ये तत्व कार्य से अर्थात जॉब कंटेंट से संबंधित होते हैं, कॉन्टेक्स्ट से संबंधित होता है, यानी कि जहां पर कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित होता है, उन्हें ही कार्य तत्व कहा जाता है। इसलिए मनुष्यों की असंतुष्टि से बचने के लिए स्वास्थ्य तत्वों और उसके अभिप्रेरक करने वाले अभिप्रेरक तत्वों मोटिवेशनल फैक्ट पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हर्ज़बर्ग ने जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई स्वास्थ्य संबंधी अनुरक्षण या कार्य संदर्भ घटक या तत्व, हाइजीनिक, मेंटेनेंस और जॉब एक्सीलेंस फैक्टर्स, और दूसरा उन्होंने कहा कि आंतरिक कार्य विषय वस्तु या अभिप्रेरक घटक अथवा तत्व, जॉब कॉन्टेक्ट और मोटिवेशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी अनुरक्षण है तो ये स्वास्थ्य जो संगठनात्मक नीति तथा प्रशासन यानी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षण की तकनीक और अंतर व्यक्तिगत पहलू को देखा जाता है, किसमें? स्वास्थ्य संबंधी।
सहकर्मी एवं अधीनस्थों के साथ उसके अंतर व्यक्तिगत संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन विथ सबऑर्डिनेट्स, कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, वेतन, पे, पद, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी और व्यक्तिगत जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ। ये किसमें आ गए आपके स्वास्थ्य संबंधी आरोप, इसके अंतर्गत इन पॉइंटों को लिया जाता है। और दूसरा आंतरिक या कार्य विषय वस्तु अभिप्रेरक घटक के अंतर्गत इसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, एडवांसमेंट, उन्नति, विकास की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ चैलेंजिंग वर्क, चुनौतीपूर्ण कार्य, वर्क इटसेल्फ यानी कि स्वयं का कार्य, अथवा हम ये कहेंगे स्वयं का स्वभाव, नेचर ऑफ वर्क। तो ये मुख्य है आरोग्य घटक और आपके अभिप्रेरक घटक। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपनी जो विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करते हुए इन्होंने हसबर्ग ने कहा कि आरोग्य तत्व व्यक्ति में कार्य, ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसको यदि आप नोट नहीं किए हो तो नोट करके रखना है, भाई नोट कर लीजिए आपको, है ना। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया है आपका, ठीक है। इसको आप रख सकते हैं। एक तो आपका आरोग्य घटक और दूसरा क्या था आपका अभिप्रेरक घटक। ये दोनों में जैसे कि इसमें आपका सुपरवाइजर, पर्यवेक्षण, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं आपको मैं, और पर्यवेक्षण, सुपरवाइजर, ठीक है, कार्य की दशाएं, वेतन, सैलरी या पे, ठीक है, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, स्थिति, कार्य की सुरक्षा, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी। ये मुख्य बिंदु है इसमें, है ना। इसमें आपका पद प्रतिष्ठा भी आता है, पद और स्थिति, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताया। और व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, ठीक है। ये कौन से घटक हैं आपके आरोग्य, ठीक। अब हम दूसरा करते हैं इसमें, दूसरा अभिप्रेरक घटक। तो इसमें हमने क्या क्या किया था, उपलब्धि, मान्यताएं, ठीक है, मान्यताएं, रिकॉग्नाइजेशंस, ठीक है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट, और क्या पॉइंट बताया था मैंने, विकास की संभावनाएं, स्वयं का कार्य, स्वयं के
जो कार्य है, ठीक है, स्वयं कार्य। और कौन सा पॉइंट, कोई और पॉइंट छूटा है? चुनौतीपूर्ण कार्य, ये पॉइंट, ठीक है। ये कौन से पॉइंट है? मोटिवेशनल, ठीक है, अभिप्रेरक, मोटिवेटर, आप ये बोलोगे मोटिवेटर या जॉब कंटेंट, ठीक है। अब इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का अनुरक्षण या आरोग्य तत्व, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फैक्टर्स की उपस्थिति को एक आधार मानकर चलते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति से अभिप्रेरण या सकारात्मक संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। ये किसी व्यक्ति के कार्य क्षमता, उत्पादकता एवं संतुष्टि में वृद्धि नहीं करते, बल्कि व्यक्ति में कार्य के प्रति असंतुष्टि उत्पन्न होने से उसको रोकता है। इस प्रकार से ये निवारक उपाय प्रिवेंटिव मेजर्स है, परंतु इन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण असंतुष्टि अवश्य रूप से पैदा हो जाती है। इसलिए इन तत्वों का या जो एलिमेंट्स है, घटक है, असंतुष्टि कहलाता है और अभिप्रेरक नहीं है। इन तत्वों को कार्य संबंध या बाह्य घटक भी कहा जा सकता है। इसका संबंध एनवायरमेंट से होता है, वातावरण से होता है। तो घटक या तत्व दूसरे वर्ग या समूह में जो अभिप्रेरक के लिए हमने लिया है, उपलब्धि, मान्यता, उन्नति, विकास, स्वयं का कार्य शामिल है। इन घटकों की संतुष्टि जो है स्टेट अथवा अभिप्रेरक मोटिवेशनल कहा जाता है। उनकी अनुपस्थिति के कारण कार्य के प्रति असंतुष्टि नहीं होती, लेकिन इनके अनुपस्थिति में कर्मचारी अभिप्रेरण में वृद्धि होती है। ये घटक कार्य संतुष्टि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इनकी उपस्थिति से व्यक्तियों में कार्य करने की कुछ इच्छा जागृत होती है। इन घटकों को आंतरिक अंतरिम या कार्य विषय वस्तु या कार्य संतुष्टि घटक भी कहा जाता है। इसका संबंध कार्य के वातावरण से संबंधित होता है। इस प्रकार हर्सबर्ग ने पहली बार अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले दो अलग अलग घटकों की उन्होंने पहचान की। इससे पूर्व ये धारणा थी कि अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा का अभाव एक जैसा घटकों की उपस्थिति व अनुपस्थिति से संबंधित है। तो ये विचारधारा ये बतलाती है कि केवल स्वास्थ्य तत्वों को या स्वास्थ्य तत्वों पर ही प्रबंधकों को ध्यान देना चाहिए, बल्कि कार्य की समृद्धि करने के लिए जॉब अचीवमेंट की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कार्य की रुचि है, अर्थपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है, महत्वपूर्ण बन सके, उनकी व्यक्तियों को प्रेरित कर सके। तो हर्सबर्ग की ये जो विचारधारा है, प्रेरणा और अभिप्रेरणा में अंतर करती है। प्रेरणा को बाहरी तत्व माना गया है, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, मोटिवेशन। परंतु अभिप्रेरणा या आंतरिक तत्व है, जो व्यक्ति के भीतर रहता है, उसके अंदर होता है। उसको मोटिव करना, भाई कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसको उसके रुचि के लिए व्यक्त करना। तो प्रेरणा में, तो वास्तव में प्रेरणा एक बैटरी की तरीके से होती है, चार्जेबल बैटरी की तरीके से होती है, जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। जैसे आप देखते हो कि आपके मोबाइल है, आप फोन रखे हुए हैं, उसकी चार्जर खत्म हो जाती है, तो फिर आप उसको चार्ज करते हो, तो फिर वो आगे एक्सटेंड हो जाता है, चलने लग जाता है। तो ये भी अभिप्रेरणा है, व्यक्ति के अंदर जो अभिव्यक्ति है उसको जगाना है ना, उसको रिचार्ज करते रहना। किंतु अभिप्रेरण शक्ति उत्पन्न करने वाला यंत्र अथवा जनरेटर की तरह है, जिसे बाहरी लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो हसबर्ग की जो विचारधाराएं हैं, तो हसबर्ग और मास्लो के प्रयोग का संबंध जो है उसकी हम तुलना भी कर सकते हैं। हसबर्ग की विचारधारा का जो मूल्यांकन है, इसका एनालिसिस मूल्यांकन भी पूछा जाता है उसमें कई बार। तो हसबर्ग की जो विचारधारा है, प्रेरणा और प्रेरणा में अंतर करता है, और प्रेरणा को बाहरी तत्व माना गया है जो कि व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को देता है ना। तो हसबर्ग ने जो कहा, मैंने आपको बताया, हसबर्ग की विचारधारा का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो एक पक्ष तो ये है कि यदि हम पक्ष में हम इसकी बात करते हैं हसबर्ग की, ठीक है, इसकी आलोचनाएं भी हैं और इसका एलिवेशन भी है, मूल्यांकन भी है। तो यदि हम देखते हैं कि यदि देखा जाए तो हसबर्ग की जो द्विघटक विचारधारा ये काफी लोकप्रिय रहा। ये विचारधारा बहुत ही सरल है जिसे सुविधापूर्वक लागू किया जा सकता है। उन्होंने कार्य संपादन की विचारधारा को विकसित किया, माने वर्किंग को, जैसे कि इसमें बताया कि भाई विकास की संभावनाएं, स्वयं के कार्य को करना, चुनौतीपूर्ण कार्य को करना। उन्होंने कार्य की संपन्नता से मनुष्य को अपना मनोवैज्ञानिक विकास का अवसर प्रदान करता है, वो अपने आप को जगाए, उसको जनरेट करे। उन्होंने अपनी विचारधारा में विप्रेरक घटकों का उल्लेख किया। ये व्यक्ति को अपने कार्य से संतुष्टि की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करते हैं एवं उसे अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को इन घटकों की जानकारी होनी आवश्यक है। हसबर्ग की विचारधारा मैस्लो की जो विचारधारा थी, जो हमने लास्ट टॉपिक पर जब हम चर्चा किए थे, मैस्लो की विचारधारा, तो इन दोनों की विचारधारा ये एक दूसरे की पूरक है और मैस्लो की विचारधारा की कमी को वो पूरा करता है। हसबर्ग की ये मान्यता है कि व्यक्ति दुख करना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है। हसबर्ग की विचारधारा की जो आलोचनाएं हैं, इसमें हसबर्ग की विचारधारा जो द्विघटक वाली विचारधारा है, इसमें कुछ विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, प्रबंध शास्त्रियों ने, विद्वानों ने, शोधकर्ताओं ने, रिसर्चरों ने इसकी आलोचना की, तो उसकी कुछ पॉइंट वाइज कर सकते हैं उसको। जैसे संतुष्टि और असंतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों अथवा तत्वों को अलग अलग करना संभव नहीं है। यह सिद्धांत अनुरक्षण या आरोग्य तत्व को विप्रेरण का तत्व नहीं मानता, जो उचित नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में ये घटक या तत्व भी कर्मचारी को विप्रेरित करते हैं, जबकि कुछ मामलों में विप्रेरक तत्व ऐसा करने में पूरी तरीके से असफल हो सकता है या हो जाते हैं। हसबर्ग के अनुसार से कार्य संतुष्टि और उत्पादकता का संबंध होता है, लेकिन वे सिर्फ संतुष्टि व असंतुष्टि पर ही निर्भर करता है, उसी पर वो प्रकाश डालता है। संतुष्टि या उत्पादक के बीच पाए जाने वाले संबंधों की चर्चा इन्होंने नहीं किया। ये विचारधारा बहुत ही सीमित आधार पर आधारित है। इसमें उच्च वेतन भोगी वर्ग के केवल, ठीक है, कुछ उनके लेखाकारों और इंजीनियर्स को शामिल किया गया था, जो रिसर्च किया गया था उसमें, और इतने कम में, जैसे कि हम लेते हैं तो गैर प्रतिनिधिक प्रदर्शी जो होते हैं उनके आधार पर निकालना यह निष्कर्ष एक सामान्य सिद्धांत के रूप में धारणा कर सकते हैं, जिसके आधार पर विप्रेरण और संतुष्टि का जो संबंध है अत्यंत ही सरल बना देता है, जबकि वास्तव में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ये जो विचारधारा है एक निश्चित विधि से काम करने पर ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है, या हम ये कहें कि वो खरीद कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये विचारधारा आधुनिक घटनाओं को स्थान प्रदान नहीं कर सकता है, जिस तरीके से मॉडर्न स्टेटस जो चल रहा है उसमें भी नहीं आ सकता।
हसबर्ग का ये कथन है कि स्वास्थ्य तत्व व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, ये सही नहीं है। कार्य संतुष्टि स्वास्थ्य तत्व और अभिप्रेरक तत्व दोनों से ही प्रभावित होते हैं। मास्लो और हर्ट्जबर्ग की विचारधारा का जो संबंध है वो दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर हम मास्लो की बात आ रही है बार बार, तो मास्लो की विचारधारा और हर्ट्जबर्ग की विचारधारा दोनों का संबंध जो है उसको हम देखते हैं, या विचारधाराओं की हम तुलना करते हैं दोनों। तो मास्लो और हर्ट्जबर्ग दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं की पहचान तो करते हैं, उन्हें वर्गीकृत भी करते हैं और अभिप्रेरण एक सामान्य सिद्धांत को विकसित किया। मास्लो और हर्ट्जबर्ग दोनों की विचारधाराएं या सिद्धांत जो है, यदि हम इसका स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो दोनों इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को कौन सी चीज अभिप्रेरित करती है, कौन सी चीजें जो है मोटिवेट करती हैं, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि मास्लो ने कहा कि भाई जो अलग अलग उन्होंने डिवाइड किया था, भाई एक तो हो गया था फिजिकल, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा सोशल, फिर आपके एडिटिव स्वाभिमान, और उसका आत्म सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास। तो ये सब तो अभिप्रेरक है, प्रेरित करने वाली है, और इसके नीचे जो है आरोग्य घटक है जो कि उनको नीचे की ओर ले जाते हैं। अनुरक्षण तत्व होते हैं जैसे कि सम्मान की भावना, अनुरक्षण। तो निष्कर्ष रूप में हम ये देखें कि जैसे हर्ट्जबर्ग की जो मान्यता के अनुसार से जीवन निर्वाह, ठीक है, मास्लो और हर्ट्जबर्ग, मास्लो की शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं को हर्ट्जबर्ग ने आरोग्य घटक की श्रेणी में रखा, जबकि आत्म विकास की आवश्यकताओं को हर्ट्जबर्ग ने अभिप्रेरक के रूप में माना। स्वाभिमान की आवश्यकताएं, जहां पर आत्मसम्मान की बात होती है, आत्मविश्वास की बात होती है, स्वार्थ की बात होती है, प्रतिष्ठा शक्ति की बात होती है, और मानवता को हर्ट्जबर्ग ने अभिप्रेरकों में शामिल किया है। वहीं पर जो प्रतिष्ठा, स्टेटस और पर्यावरण के तकनीकी पहलू, समकक्षता की ज्ञान बराबर अनुरक्षण का आरोप उनको भी शामिल है। इस तरीके से मास्लो स्वाभिमान आवश्यकताओं के कुछ अभिप्रेरक में कुछ भाग आरोग्य घटक में शामिल है। तो जब हम मास्लो और हर्ट्जबर्ग की अभिप्रेरण संबंधी विचारधारा की तुलना करते हैं, तो ये यहाँ पर स्पष्ट होता है कि दोनों की विचारधारा में विरोधाभास नहीं है, अर्थात दोनों विचारधाराएं उन घटकों पर बल देती हैं जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। यदि देखा जाए तो हर्ट्जबर्ग की विचारधारा मास्लो की विचारधारा की पूरक है। हर्ट्जबर्ग की मान्यता के अनुसार जो जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, कुछ सीमा तक सम्मान आवश्यकताएं, मात्र स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य तत्व है, तो अभिप्रेरक ना होकर संतोष पर अंकुश उसको लगाते हैं। मास्लो द्वारा वर्गीकृत जो शेष आवश्यकताएं हैं जो इसके अलावा है, तो उसमें जैसे कि सामान्य आवश्यकताएं हैं, आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं, हर्ट्जबर्ग की दृष्टि में अभिप्रेरक तत्व की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन दोनों विचारधाराओं के संबंध में हम जब देखते हैं तो इसमें यह निष्कर्ष के रूप में हम आते हैं, या निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिन आवश्यकताओं को मास्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की संज्ञा दी है, हर्ट्जबर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे कि जीवन निर्वाह, सुरक्षा, सामाजिक, ये तत्व जो है हर्ट्जबर्ग ने आरोग्य तत्वों के समान माना है, और हर्ट्जबर्ग के अभिप्रेरक तत्वों मास्लो की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं यानी कि उसकी समानता, आत्मविश्वासता के समकक्ष है,
और दोनों ही विचारधाराएं कार्य हेतु का विपरीत करने के लिए उच्च स्तरीय आवश्यकताओं यानी कि मैस्लो या अभिप्रेरक तत्व हर्ट्जबर्ग, इन दोनों ने अपने अपने उस पर बल दिया है और दोनों ही विचारधाराएं मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। तो दोनों ही विचारधाराएं मानव को इच्छा प्रधान प्रणाली मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है, दोनों ही विचारधाराओं का एक आपका एनालिसिस हो गया कि भाई मास्लो और हर्ट्जबर्ग की विचारधाराओं में कुछ भिन्नताएं हैं इन दोनों में। तो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं इन दोनों में? ये दोनों तो एक ही भाई मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है, दोनों ने उसको ही नीड बताया, लेकिन इसमें क्या अलग है इन मान्यताओं में? हम देखें तो भाई कौन सी प्रमुख मान्यताएं हैं जिनमें विचारधाराओं में इन दोनों में ही स्पष्ट होती हैं। जैसे कि मास्लो जो है वो ये सोचते हैं कि आवश्यकताएं क्रमबद्ध रूप से विकसित होनी चाहिए, जबकि निम्न आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती हैं और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं उसमें सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। जबकि हर्ट्जबर्ग के अनुसार से आवश्यकताओं को ऐसी कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, सभी आवश्यकताएं हर समय पर सक्रिय मानते हैं। दूसरा मास्लो का जो तर्क था, जो उन्होंने अपने जो विचारधारा में अपने तर्क दिए, उसमें उन्होंने कहा कि असंतुष्ट आवश्यकता चाहे वह निम्न स्तरीय हो या उच्च स्तरीय हो, लोगों को अभिप्रेरित करती है। लेकिन हर्ट्जबर्ग का कहना है कि सिर्फ कार्य संतुष्टि आवश्यकताएं जैसे कि विकास है, संवर्धन है, उपलब्धि है, मान्यताएं हैं, इसको वो अभिप्रेरित करती। कार्य संबंध आवश्यकताएं और जो संगठनात्मक नीतियों, वेतन, स्थिति, कार्य की दशाएं, इन पर लोगों को अभिप्रेरण नहीं मिलता। इनसे अभिप्रेरण करने वाली आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसका वातावरण का निर्माण होता है, एनवायरमेंट तैयार होता है। तो हम ये देखते हैं, इसका सारांश में हम ये कह सकते हैं कि मास्लो की विचारधारा हर्ट्जबर्ग की तुलना में अधिक व्यवहारिक और सार्वभौमिक है। इसे निम्न स्तरीय कर्मचारी और उच्च स्तरीय प्रबंधकों सभी पर लागू किया जा सकता है। आर्थिक व सामाजिक रूप से अविकसित समाज के लोगों के संदर्भ में भी मास्लो के सिद्धांत को उपयोगी माना जा सकता है। चूंकि इन समाजों में लोगों की निम्न स्तरीय आवश्यकताएं प्राप्त रूप से संतुष्ट नहीं होती, इसलिए आवश्यकताएं उन्हें अभिप्रेरित करती हैं। तो ये आपकी दूसरी थ्योरी हो गई, सिद्धांत हो गया। अब नेक्स्ट जो विचारधाराएं हैं जो मैंने आपको बताया है, उस विचारधारा में आप देखेंगे तो दो विचारधाराएं हो गई, मास्लो की विचारधारा हो गई, हर्ट्जबर्ग की विचारधारा हो गई। अब तीसरी जो विचारधारा है इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में आपसे मैं बात करूंगा, वो है मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है, ये जो विचारधाराएं हैं, ये आपके लिए परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आपकी विचारधारा जो है वह प्रश्न में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से करें, नोट कर लें, शॉर्ट नोट तैयार कर लें, जहां पे समझ में ना आ रहा हो वहां आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई विचारधारा के साथ में, ठीक है, नया जो विचारधारा होगा कौन सा हम देखेंगे नेक्स्ट में, मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत पर चर्चा। करण, अभी ज्वाइन कर रहे हो आप?